नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि चाइना के कहर से भारत किस तरह उबल रहा है, भारतीय नागरिक किस तरह उबल रहे हैं, किस तरह क्रोशित है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ मैं बता देता हूँ कि अभी जो मालदीव जो देश है, जो समुद्र में टापू पर बसा हुआ है, भारत से कुछ ही किलोमीटर पर ये बसा हुआ है। तो आज उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो मालदीव जो है वो चाइना के चंगुल में चला गया है और वहाँ के जो राष्ट्रपति मोइजू हैं वो भारत विरोधी गतिविधि अपना रहे हैं। तो क्यों अपना रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, जो मालदीव के नागरिक हैं, उनका कहना है कि जो भारत के जो शासक हैं आज के दौर में भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको मॉब लिंचिंग से पीट कर मार रहे हैं। इस कारण वो भारत से दूरी बना रहे हैं। और जो मालदीव का जो मुस्लिमों का रिलेशन जो है भारत में बड़े पैमाने पर है, उनके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं और भारतीय मुस्लिम मालदीव में रहते हैं। तो इस कारण से वो भारत से रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ जो भी भारतीय सैनिक थे, जो वहाँ पे जो भारत द्वारा जो एरोप्लेन या फिर जो शिप कह लीजिए या पनडुब्बी कर लीजिए, जो मालदीव को दिया गया था समुद्र में निगरानी करने के लिए, वो जून में वापस आ जाएगा। तो चाइना के कहर से भारत या भारत के लोग किस तरह उबल रहे हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अगली बात, अब मैं नेपाल पे आता हूँ। जो नेपाल के जो शासक हैं पिछले कई वर्षों से काला पानी लिपुलेख धारा को नेपाल के मानचित्र में दिखा रहे हैं और ख़ास करके जो भी जो नेपाल में जो मुद्रा छपा है, जो रुपया छपा है, ये 3 क्षेत्र को भी दिखा रहे हैं। उसका कारण ये है, जो भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लागू किया उससे नेपाल के जो नागरिक हैं नाराज हैं, क्योंकि भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर नेपाल के नागरिक शामिल होते हैं। उनका रोजी रोटी का सवाल था और इनको बहुत मौका दिया गया भारत के शासक को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि वो अग्निवीर योजना को वापस ले लें, तब नेपाल और भारत के बीच में संबंध सुधरेगा। और बहुत दिन से भी नेपाल के शासक भी बोल रहे थे जब इन्होंने इस योजना का लागू किया कि भाई ये अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, हमारे देश के नागरिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देश के नागरिक सत्ता विरोधी नीति भी अपना सकते हैं इस अग्निवीर योजना के कारण। इस कारण वहाँ के नागरिकों ने नेपाल के शासक पे प्रेशर बनाए हुए हैं और पहले से बना रहा था कि भारत के साथ संबंध ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब देश में बेरोजगारी छा जाएगी। जैसे भारत में छा गया है बेरोजगारी, उसी तरह नेपाल के नागरिक बेरोजगार हो जाएंगे और भारतीय सेना में उनका शामिल होने से उनका एक जीवन यापन का एक बहुत बड़ा साधन था और अपने को सुरक्षित मानते थे। लेकिन जब से अग्निवीर योजना लागू किया गया, वे भारत के शासक से, मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे नाराज़ हुए और वे फिर अपनी सरकार पे दबाव बनाने लगे कि जो सरकार भारत के शासक के साथ संबंध रखेगा उनके खिलाफ वोट करेंगे या फिर वो अग्निवीर योजना को वापस लाने के लिए दबाव बनाए। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मोदी जी ने, कि आपको मेरे साथ, भारत के साथ संबंध रखना है रखिए, नहीं तो फिर आप अपना देख लीजिए। तो इसके कारण काला पानी लिपुलेख धारा को अपने क्षेत्र में दिखाना शुरू किया और ये जो खास करके जो काला पानी लिपुलेख धारा का जो भारत के एक तरह से सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिपुलेख या फिर काला पानी या लिपुलेख धारा उत्तराखंड के आसपास में है और ख़ास करके काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में पड़ता है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और चाइना ये बहुत दिन से चाह रहा था कि वो नेपाल और भारत के बीच को संबंध को कैसे तोड़े। अग्निवीर योजना एक उसको मौका लग गया, उसके हाथ में एक हथियार बन गया जिसका फ़ायदा आज चाइना उठा रहा है। इस चलते
किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है कि उसके बहकावे में आकर के ये कह रहा है, या चाइना के बहकावे में आकर के ये जो नेपाल और ये मालदीव इस तरह के व्यवहार कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि कोई भी अपने ऊपर दोषारोपण नहीं लेना चाहता है, अपने मुँह में या मिट्ठू बनना चाहता है, अपना प्रशंसा खुद करना, इस मुहावरा का अर्थ है। यही ये मोदी जी की हाल है। और या फिर जो इनके सरकार में शामिल है, चाहे एस जयशंकर हो चाहे कोई हो, सब अपने मुँह में या मिट्ठू बन रहे हैं, लेकिन इन लोग जड़ में नहीं जा रहे हैं कि आखिर क्या है। अगर मान लिया जाए सत्ता परिवर्तन होती है, तो अगर सरकार अगर ये सब योजना, अग्निवीर योजना को अगर वापस लेती है, तो हो सकता है कि फिर नेपाल और भारत के बीच का संबंध अच्छा हो। और अगर भारत में मुस्लिमों पर के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, अगर उसमें सुधार हो सकता है कि मालदीव फिर भारत के चंगुल में आ जाए। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। श्रीलंका भी हाथ से निकल गया, क्योंकि वहाँ पे भी चाइना हावी हो गया। कहीं न कहीं जो भारत सरकार की नीतियाँ थी वो श्रीलंका के खिलाफ था, और श्रीलंका के खिलाफ होने के कारण वहाँ के भी शासक ने इससे दूरी बनाई। यही नहीं, बहुत सा जो देश जो आसपास में है, तो इसका ये बस एक ही कारण है कि जो इनकी नीतियाँ हैं वो नीतियाँ सफल नहीं हो रही हैं। इस कारण इनके हाथ से या भारत के चंगुल से ये सब जो छोटे छोटे देश हैं वो निकलते जा रहे हैं। जिस तरह से चिकन नेक जो आपको न्यू जलपाईगुड़ी के पास है या दार्जिलिंग के पास है, वो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी तरह से काला पानी भी भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूँकि काला जो लिपू लेक जो पास है, जो दर्रा है, वो काला पानी के आसपास ही है। जैसे चिकन नेक के पास जो दर्रा है वो भी जो दार्जिलिंग के आसपास है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि उधर ही से जो चाइना जो था 1962 में घुसपैठ किया था, और घुसपैठ करने के बाद धोखेबाजी के साथ भारत पर आक्रमण करके तेजपुर तक पहुंचा था। इतना ही नहीं, आप चाहे गलवान की घटना ले लें, चाहे डोकलाम पठार की घटना ले लें, चाहे अरुणाचल लद्दाख की घटना ले लें, चाइना किस तरह से हावी हो रहा है, किसी से छिपी ये बात नहीं है। यहाँ तक कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम चाइनीज भाषा के नाम पे रख दिया है, जो बहुत ही भारत के लिए, भारतीयों के लिए दुख की बात है। और ये सरकार जो है कुछ नहीं कह रही है। और ख़ास करके जो भारत के जो सेना जो पहले 52 पॉइंट्स पर जो गलवान इलाका में जो पेट्रोलिंग करते थे, वो 32 पे आ गए हैं। वहाँ तक आगे तक भारतीय सेना को नहीं जाने दे रही है चाइना सरकार। और भारत सरकार वार्ता पे वार्ता करते जा रही है। अब 20 से 25वें राउंड की वार्ता हो गई है, फिर भी उस पेट्रोलिंग पॉइंट पे भारतीय सेना नहीं जा रही। तो इसी से पूरा देश अंदाज लगा सकता है कि भारत किस तरह चाइना के कहर से उबल रहा है, भारतीय किस तरह आक्रोशित है, कि किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये हर लोग जानते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का इलाका हो, जहाँ पे म्यांमार में भी चाइना हावी हो गया है। ये भी माना जा रहा है कि जो म्यांमार का इलाका टूटेगा और वो चाइना के नाम पे कुछ और उसका एक और देश बनेगा, और वो कहीं न कहीं उसका असर, नकारात्मक असर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे पड़ेगा। क्योंकि मणिपुर में डिस्टर्बेंस का कारण वो चाइना के द्वारा ही भेजे गए उग्रवादी हैं। एक नहीं, मैं कम से कम 10 से 20 बार इस चीज़ को उठाया हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, जिस पर लोग ध्यान भी देते हैं, लेकिन लोग भारत सरकार के उत्पीड़न के कारण डरे हुए हैं, इस कारण आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत उबल रहा है चाइना के कहर से, चाइना के बदमाशी से, चाइना की डिप्लोमेसी से भारत और भारत के लोग उबर रहे हैं। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, डूब गए तो किनारे से कहना अलविदा हमें, उभर गए तो यकीन मानो ये समंदर समेट देंगे। मेरा कहने का मतलब है, जो भारतीय सेना है, जो जिस तरह से गलवान में जो चीन के सेना के साथ जो टक्कर दिया, तो अगर वो अलविदा हो गए या अपनी जान दे दिए, लेकिन उन्होंने अपने समुद्र के
अपनी मैंने साहस से या संघर्ष से ऐसा उभरा कि यकीन मानना पड़ेगा कि समुद्र को भी समेट दिया। कहने का मतलब है कि चाइना की सेना उस समय जो 2020 में जो जून में घटना घटी थी बहुत बड़े पैमाने पर थे, जबकि भारतीय सेना कम संख्या में थे, 22 की संख्या में या 50-100 की संख्या में थे। उन्होंने चाइना सेना के कम से कम 50-100 के कत्लेआम कर दिया और इन्होंने इनकी जो हताहत हुई वो लगभग 15 से 18 या 20 से 22 मान लीजिए। इसी पर यह शेर सही उभरता है कि अलविदा तो हो गए, भारत माँ के लाल, भारत माँ की रक्षा करने की तो अलविदा हो गए, लेकिन चाइना के समुद्र जैसे सेना को, बड़े पैमाने से सेना को बर्बाद करके, तहस नहस करके, मार के घाट उतार दिया। तो इसलिए ये जो आज का जो मेरा टॉपिक है, चाइना के कहर से भारत कैसे उबल रहा है, इस शेर के साथ साथ जो भी इसमें मैं बातों रखा हूँ वो सही उबरता है। अब भारत माँ के लाल भारत की रक्षा करेंगे। थैंक यू।